ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिस इज दुर्गेश कुमार शर्मा, हिंदी एजुकेटर फ्रॉम स्टडी IQ, और आप सभी का हमारे इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यहां पर आर्ट एंड कल्चर की एक सीरीज वॉर चलाई जा रही है जिसमें हम मिडाइवल पढ़ रहे हैं। मिडाइवल के ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बहुत अच्छे तरीके से डन कर लिया है। उसमें आपने बहुत अच्छा अपना रिव्यू दिया, बहुत अच्छा स्नेह दिया, बहुत प्रेम दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उसके वीडियोस देख सकते हैं। और उसके पहले मैंने एंशियंट का पूरा एक क्लास कंप्लीट करा है, पूरा सीरीज कंप्लीट किया, जो 7-8 घंटे की वीडियोस है उसे भी आप सेपरेटली देख सकते हैं, या एक पूरा बंच है वहां पर, उसे भी देख सकते हैं। और दिल्ली सल्तनत के बाद, दिल्ली सल्तनत मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 तरीके की वहां पर शैलियां थी, एक साम्राज्यिक शैली थी और एक प्रांतीय शैली थी। साम्राज्यिक शैली को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और प्रांतीय शैली को भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम आप पहुंचे कहां पर, हमारे सबसे बड़े शासन काल की, वो है मुगल काल की प्रमुख वास्तुकलाएं। मुगल काल में क्या क्या वास्तुकलाएं देखने को मिली, किस प्रकार की वास्तुकला थी, वो सारी की सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में देखने वाले हैं, आज की क्लास में डन करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्ट दिस सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, कि सबसे पहले आपका जो दायित्व है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है कि सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो बहुत अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम ऑन टाइम सारी चीजें मिल सके, सब कुछ अच्छे तरीके से हो सके। अब बात निकल कर आती है कि हमें मुगल काल पढ़ना है। तो मुगल काल में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है वह वास्तुकाल में दिखाई, यानी कि उनके अपने शासन काल के दौरान कुछ इमारतें, कुछ मस्जिदें या कुछ ऐसे किले देखने को मिला, बनने को मिला, या कुछ ऐसी नई चीजें देखने को मिली उनके शासन काल में। तो वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो की, जो इसके पहले की वीडियोस की पीडीएफ हो गई है, जो आगे आने वाली क्लासेस है उनकी पीडीएफ चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल हिंदी बाय दुर्गेश। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी बाय दुर्गेश। यहां पर इसकी पीडीएफ और लिंक दोनों टाइम टू टाइम अपडेट फॉर्म में मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप स्टडी IQ का PSC वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी इस क्लास की लिंक एंड पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। ना केवल इस क्लास की, पूरे स्टडी IQ में जितनी भी क्लासेस चल रही हैं टाइम टू टाइम, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्टेड है, आपको नहीं पता है कि कौन सी क्लास किस टाइम चलती है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जब भी कोई क्लास स्टार्ट होगी तो आपको वहां पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल पे, आपके टैब पर, आपके iOS पे या आपके लैपटॉप पे, कहीं पे भी जो भी आप डिवाइस यूज करते हैं उस जगह पे अपडेट हो जाएगा। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए फॉर PDFs एंड अदर क्लासेस। अदर क्लासेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों को जानकारी में रखते हैं। तो आइए, उस चीज को जानकारी में रखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा मुगल काल है, जो हमारा मुगल डायनेस्टी है, उस मुगल डायनेस्टी में कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने कुछ ना कुछ नया किया, और उनके शासनकाल में क्या क्या चीजें नई हुई, वो सारी चीजें हम यहां पर देखने की बात करते हैं। तो एक मैं आपको उनका फैमिली ट्री दिखा रहा हूं, एक फैमिली ट्री आपको बता रहा हूं। तो देखिए, मुगल काल के प्रमुख शासक, मुगल काल के प्रमुख शासक कौन कौन हुए, उन सब की जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं।
चलिए मुगल काल के प्रमुख शासन काल की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अगर मैं आपसे शासन काल की बात करूं कि कौन कौन से शासक यहां पर आपको हमको देखने को मिलते हैं और उनका शासन काल क्या क्या था, किस प्रकार से था, तो देखिएगा आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो स्टार्टिंग होता है ये होता है हमारे बाबर से। सबसे पहले जो मुगल काल के शासक माने जाते हैं, ये कौन माने जाते हैं? बाबर माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, बाबर के बाद जो दूसरे शासक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हुमायूं माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। हुमायूं के बाद बीच में कुछ समय के लिए शेरशाह ने भी गद्दी संभाली थी, मुगल काल के बीच में ही, बिल्कुल। शेरशाह के बाद जो गद्दी पर आते हैं ये कौन आते हैं आपके? अकबर आते हैं। अकबर के बाद अगली गद्दी कौन संभालते हैं? जहांगीर संभालते हैं। जहांगीर के बाद जो अगली गद्दी संभालते हुए शाहजहां संभालते हैं। शाहजहां के बाद जो अगली गद्दी संभालते हैं वह है आपके औरंगजेब। आपने अभी मूवी भी देखी होगी, वो छावा करके मूवी है, तो इसमें औरंगजेब का किरदार जो खन्ना जी हैं, अक्षय खन्ना, उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया भी है, आपने देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो ये कुछ क्रम ऐसा रहता है। अच्छा, ये तो मुगल काल की बात हो गई, जहां पर हम इनको एक एक करके पढ़ते चलेंगे, एक एक करके समझते हुए चलेंगे। यानी कि सबसे पहले बाबर आते हैं, बाबर की बात करेंगे, बाबर के समय क्या क्या वास्तुकाल हुआ, फिर हुमायूं के समय वास्तुकाल क्या क्या हुआ, शेरशाह के समय क्या क्या वास्तुकाल हुआ। आप देखेंगे शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था, जिसको जीटी रोड आज कहते हैं। ये इतने ही शासक थे। औरंगजेब के बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ मुगल काल का जिन्हें वास्तुकला पे कोई दिलचस्पी रही हो या कुछ भी रहा हो। कह सकते हैं कि आखिरी शासक मुगल काल के औरंगजेब थे, जिन्होंने वास्तुकला के कुछ नए नमूने प्रस्तुत किए हमारे सामने। उसके बाद कोई भी शासक, किसी भी तरीके का शासक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सभी शासक क्या थे? बिल्कुल डब्बा गोल थे। हाँ, लेकिन यहीं पर कुछ अलग सी चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर आपके साथ शेयर करूंगा। औरंगजेब के बाद छोटा मोटे कुछ बातें हैं, जैसे एक हम पढ़ेंगे राजपूत शैली कैसी थी, इसी मुगल काल में हम ऐड कर लेंगे। हम पढ़ेंगे यहां पर कि राजपूत की शैलियां कैसी थी, ठीक है। यहीं पर राजपूत की शैलियों के साथ हम पढ़ेंगे यहां पर कि राजपूत के बाद राजपूत की बात हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि भाई सिख शैली कैसी थी, सिख शैली कैसी थी। और एक यहां पर और छोटा सा पॉइंट ऐड करेंगे हम, यहां पर वो पॉइंट रहेगा आपकी अवध शैली कैसी थी। यहां पर हम डिस्कस करेंगे अवध शैली कैसी थी। तो ये मुगल काल के अलावा तीन अलग से शैलियां पढ़ेंगे, एक राजपूत शैली पढ़ेंगे, सिख शैली पढ़ेंगे, अवध की शैली पढ़ेंगे। ये सारी चीजें कंप्लीट होगी। तो ये पूरी जो कहानी है, जो ये पूरी कहानी हम बात डिस्कस करेंगे, ये हमारे 2 लेक्चर में होगा। तो ये पहला लेक्चर है, इसका एक और लेक्चर आएगा जिसमें मुगल काल की वास्तुकला रहेगी, जिसमें हम ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में जहां तक हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बाबर पढ़ेंगे, हुमायूं पढ़ेंगे, शेरशाह पढ़ेंगे और अकबर पढ़ेंगे। आज की क्लास जो है इस पर बेस्ड है। हम इन 3 चीजों को, इन चारों राजाओं के शासनकाल की चीजें पढ़ेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी वास्तुकला का नमूना प्रस्तुत किया और क्या क्या इंपॉर्टेंट था इनके वास्तुकला में, इनके शासनकाल में क्या क्या चीजें नई हुई। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर आज की क्लास में
डिस्कस करने वाले हैं। और सब सेकंड क्लास पहुंचेंगे, सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे जहांगीर के शासनकाल में क्या क्या चीजें हुई, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, औरंगजेब ने क्या क्या बनवाया, राजपूत शैली क्या थी, सिख शैली क्या थी और अवध शैली क्या थी। इसकी 2 क्लासें पूरे आपके मुगल काल की सारी चीजें हम डिस्कस कर ले जाएंगे। एंड आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से पढ़ना और किस प्रकार से देखना है। और दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिएगा, उसके पहले की चीजें पढ़ लीजिएगा। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे ये सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से वास्तुकला बदलती चली आ रही है। एंशिएंट का भी पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि वहीं से नींव डाली गई थी वास्तुकला की, है ना, स्थापत्य कला की, आपके मूर्ति कला की, मृदभांड की। तो मृदभांड यहां पर आके खत्म हो जाते हैं, है ना। मूर्ति कला कुछ हद तक यहाँ पे रह जाती। हाँ, कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी जहांगीर के समय, वह मिलेगी चित्रकला। जहांगीर के समय यहां पर जो नया हमको देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपका चित्रकला। जहांगीर चित्रकला बहुत प्रेमी थे, चित्रकला के बहुत प्रेमी व्यक्ति थे। तो हम यहाँ पर उनकी चित्रकला देखेंगे थोड़ी बहुत कि वो क्या क्या चित्रकला करते थे और क्या क्या नहीं करते थे। क्योंकि वो वास्तुकला के अंदर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि चित्रकला बहुत पारंगत है, ऐसा कहते हैं वो। ठीक है, तो अब यहां से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबर, जो 1516 के आसपास की कहानी शुरू होगी बाबर जी की, जिन्होंने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया था 1526 में। और उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब ये स्थापना वगैरह तो इतिहास का काम है, जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स फैकल्टी वो पढ़ाते हैं। मेरा काम क्या करना है, सिर्फ आपको वास्तुकला यहाँ की पढ़ानी, इसका आर्ट एंड कल्चर पढ़ाना है कि उनके समय क्या क्या चीजें आर्ट एंड कल्चर में देखने को मिला। तो हम सिर्फ उतनी बात करें, शासनकाल की कुछ भी बात नहीं करें, थोड़ा बहुत जो भी ऐतिहासिक परिदृश्य देखने को मिलेगा हम जोड़ते चलेंगे। ठीक है, लेकिन सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ये है हमारा मुगल की वास्तुकला। तो पहले मुगल की वास्तुकला क्या है, फिर हम बाबर शुरू करेंगे, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह, फिर अकबर। और अकबर के शासनकाल में तो काफी वास्तुकलाएं देखने को मिली, तो वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। आई होप आप चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे। सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मुगल काल की वास्तुकला थी वह बहुत ही चरम सीमा पर रही। कुछ शासकों को छोड़ दिया जाए तो कुछ शासकों के शासनकाल में जो वास्तुकला थी इतने चरमोत्कर्ष पे नहीं थी। बाकी के शासनकाल में बहुत चीजें देखने को मिली। तो यहीं पर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट क्या है, कहा जाता है मुगल काल की वास्तुकला को लेकर। वो पॉइंट क्या है, थोड़ा सा रीड आउट कीजिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्या लिखा है कि मुगल शासक कला और स्थापत्य कला के महान संरक्षक थे। ठीक है, फिर कहा गया कि उनके अधीन वास्तुकला ने पुनः अपना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया, क्योंकि उन्होंने नए भवनों का निर्माण महान उद्देश्य और कलात्मक अभिप्रेरणा के साथ करवाया था। मैंने आपसे कहा जो दिल्ली सल्तनत में थे, धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो गई थी। शुरुआत तो अच्छी की गई थी दिल्ली सल्तनत में, लेकिन वो धीरे धीरे चीजें खत्म हो गई। लोग बस सब क्या कर रहे थे, पुरानी इमारतों को पुनर्निर्माण कर रहे थे, कुछ नई चीजें नहीं बन पाते। तो उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम मुगल काल में किया गया। फिर से नई नई चीजों को इजाद करने का मुगल काल में शुरू कर दिया गया। तो वही यहाँ पर कागज साहब यहाँ पे कुछ इमेज देख सकते हैं, बहुत फेमस है। आप लाल किला देख सकते हैं, मुगल काल के दौरान बनवाया गया था। आप ताजमहल देख सकते हैं, मुगल काल के दौरान बनवाया गया था, है ना। ये आप जामा मस्जिद देख सकते हैं, मुगल काल के दौरान बनवाया गया था। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मुगल काल के दौरान देखने को हमको मिलता है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो आते हैं हमारे आपके बाबर। बाबर ने क्या क्या चीजें अपने समय पर बनवाया और उनकी क्या स्ट्रेटजी रही होगी इन चीज को बनवाने को लेकर। तो उन स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। बाबर की क्या क्या स्ट्रेटजी थी, तो सबसे पहले यहाँ पे निकल के आता है कि बाबर ने पानीपत और रुहेलखंड में मस्जिदों का निर्माण आरंभ कराया। बाबर ने पानीपत और रुहेलखंड में मस्जिदों का क्या शुरू करवाया, निर्माण शुरू करवाया। सबसे पहले इनका सबसे पहला काम था, इन्होंने ये काम शुरू करवाया। फिर क्या कहा कि दोनों मस्जिदें 1526 ईस्वी में बनकर तैयार फिर भी उसका शासनकाल किसी भी नई शैली या तकनीकी को प्रेरित करने के लिए बहुत अल्पकालीन था, क्योंकि इनका शासनकाल 1526 से 1530 तक ही माना जाता है। 1526 से 1530 तक ही माना जाता है शासनकाल बाबर जी का। तो उस समय यहां पर ज्यादा स्थापत्य चीजें देखने को नहीं मिला। जो इन्होंने बेसिकली जो मस्जिद का निर्माण कराया,
अकबर ने बाबर ने, वो ये मस्जिद था। ये मस्जिद यहाँ पर निकल के आ जाता है। क्या लिखा है? काबुली बाग मस्जिद। इस मस्जिद का नाम क्या है आपका? काबुली बाग मस्जिद नाम है, जिसे 1526 में पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोधी पर अपनी जीत को चिन्हित करने के लिए बाबर ने इस मस्जिद को 1527 में पानीपत, वर्तमान जो हरियाणा में है, बनवाया था। आप इस चीज को देख सकते हैं। ये इमेज, ये दोनों इमेज है, एक बाहर से दिखाया गया है और एक फ्रंट से दिखाया गया। ये मस्जिद है आपका जिसको बाबर ने बनवाया था, काबुली बाग मस्जिद। कहां पर है? हरियाणा में है ये, ठीक है। तो काबुली बाग मस्जिद जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक्चुअली इस मस्जिद का निर्माण करवाया था इन्होंने, बाबर ने। तो ये मुगल काल की पहली वास्तुकला थी, मुगल काल की सबसे पहली वास्तुकला मानी जाती है, ठीक है। तो ये सबसे पहली वास्तुकला थी मुगल काल की और बाबर द्वारा बनवाया गया था। तो कब एग्जाम में जाए काबुली बाग मस्जिद के बारे में बताइए, तो 1526 पानीपत के लड़ाई में जो इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई था, उसके विजय के उपलक्ष्य में किन्होंने बनवाया था? बाबर ने बनवाया था। 1527 में ये क्या हो गया आपका? बनकर तैयार हो गया था। एकमात्र वास्तुकला जिसे बाबर ने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा देखने को आपको नहीं मिलेगा बाबर के समय, बस एकमात्र इनका उदाहरण देखने को मिलता है, ठीक है। अब बाबर के बाद उनके बेटे आते हैं जिनका नाम था हुमायूं। तो अब हुमायूं ने क्या क्या चीजें बनवाई? तो हुमायूं ने भी कुछ ज्यादा ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाया, लेकिन हाँ कुछ चीजें इन्होंने बनवाई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनका शासनकाल जो था बहुत उतार चढ़ाव भरा था, और इनका जीवन भी वैसे था, इनकी मृत्यु भी वैसी हुई थी, है ना। इनकी खुद की लाइब्रेरी से गिरने से हो गई थी। उनकी खुद की लाइब्रेरी जो बनवाया था इन्होंने, इनकी लाइब्रेरियों से ही वो सीढ़ियों से फिसल कर गिरे और चले गए। तो ऐसा कहा था ना कि किसी ने, एक राइटर ने उनके लिए कहा था कि बाबर का जीवन जितना उतार चढ़ाव था, उनकी मृत्यु भी वैसे हुई, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर हुमायूं ने क्या क्या चीजें बनवाई, हुमायूं के शासनकाल में क्या क्या चीजें नई देखने को मिला, यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्या लिखा है? हुमायूं के शासनकाल की विशेषता क्या थी? तो हुमायूं के शासनकाल की विशेषता शेर शाह सूरी के विरुद्ध, क्योंकि सबसे समस्या वो इसी से थे, शेर शाह सूरी के विरुद्ध निरंतर सत्ता संघर्ष था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ लड़ते ही रह गए शेर शाह सूरी से, इसलिए वह कला और स्थापत्य कला की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाया। उसने दीन पनाह नामक नगर की नींव डाली थी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाया। इस अवधि की वास्तुकला में फारसी शैली छाई रही, मतलब इनकी वास्तुकला में खासकर फारसी शैली देखने को आपको मिलता है। तो दीन पनाह नाम का नगर बसाया था और एक लाइब्रेरी का भी निर्माण किया था। जो नीचे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नगर है, दीन पनाह जो नगर है ये बनवाया था, और ये एक लाइब्रेरी है, ये पढ़ने का पुस्तक वाला जगह था। तो ये पूरा दीन पनाह, ये दीन पनाह है दोनों के दोनों, ठीक है। ये गेट है उसका, ये अंदर जाएंगे तो ये एंट्रेंस ऐसा कुछ मिलता है दीन पनाह का। तो ये एकमात्र बनवाया था। दीन पनाह किसने बनवाया था? हुमायूं ने बनवाया था अपने शासनकाल के दौरान। ये एक नगर था, दीन पनाह नामक नगर की नींव डाली थी, और नगर के साथ साथ ये एक लाइब्रेरी भी थी जहां पर इनकी मृत्यु पढ़ते हुए अंत में हो गई थी। और इसी के बीच जो हुमायूं को पराजित कर दिया था, इन्होंने जब हुमायूं को पराजित किया था आपके शेर शाह सूरी ने, तो शेर शाह सूरी भी कुछ समय के लिए शासन करने आए, कुछ 20-25 साल उनका भी शासन रहा बीच में। इनके जब ये वापस पाकिस्तान वाले बॉर्डर या उसके ऊपर चले गए थे, ऊपर कश्मीर के आगे ऊपर भाग गए थे, छिप कर रहते थे वहां पर, कौन? आपके हुमायूं। तब उस समय शेरशाह का शासन था दिल्ली में। तो उस समय शेरशाह ने भी बहुत अच्छी चीजें बनवाई, बहुत नायाब चीजें निकल कर आती है। तो बस इतना याद रखिएगा कि बाबर के समय काबुली बाग मस्जिद का निर्माण हुआ था, हुमायूं के समय मात्र दीन पनाह नामक नगर की नींव डाली गई थी, पूरा नहीं किया गया था, और दीन पनाह नाम का एक लाइब्रेरी भी यहाँ पर बनवाया गया था। सिर्फ एक एक चीजें स्थापत्य या वास्तुकला यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध, बहुत बढ़िया एक ऑफर यहाँ पर आपके लिए लाया गया है। स्टेट पीसीएस प्री प्लेसमेंट्स फाउंडेशन निश्चय बैच 9 लॉन्च कर दिया गया है। याद रखिएगा, ये जो है वैलिड टिल 31 मार्च 2025, ये सिर्फ इतना समय तक वैलिड रहेगा। और आप यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अपना प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू एक बार में ही क्रैक करना चाहते हैं, तो यू कैन गो टू वेबसाइट एंड
एप्लीकेशन एज वेल, वहां से आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल सबसे कम दाम में मिल रहा है, जिसकी प्राइस राशि 35,000 के आसपास है। ये अभी सिर्फ एंड सेल चल रहा है, मार्च एंड सेल चल रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 9,999 रुपए में आपको सारी चीजें, मतलब पूरा प्री का, पूरा मेंस का, इंटरव्यू गाइडेंस के साथ पूरा कोर्स ये आपको मिल रहा है। और ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो बैच है, इस बैच की जो वैलिडिटी है 24 मंथ्स रखी गई है। कितनी रखी गई है? 24 मंथ्स रखी गई है। तो फटाफट इसको कोर्स को परचेस कर लीजिए। अगर आपको मोर डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज माय कूपन कोड DK लाइव। और अगर कोई समस्या है तो एक नीचे टिकर चल रहा होगा, आप नीचे टिकर देख रहे होंगे, यहाँ पे टिकर पे इस तरफ आएंगे, इस तरफ नंबर मिलेगा आपको। देखो एक नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक यहाँ पे नंबर दिख रहा है, यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से आपको वहां पर और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बैच के रिगार्डिंग। हाँ, ये सभी के लिए है, किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, जहां से भी बिलोंग कर रहे हो, फाउंडेशन निश्चय बैच 9 जो है वो वहां पर लॉन्च कर दिया गया है। तो फटाफट परचेस कर लीजिए, है ना, फटाफट, ज्यादा समय नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। चलिए, तो अब हम पहुंचते हैं शेरशाह सूरी की तरफ बढ़ते हैं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में क्या क्या चीजें नई देखने को मिली और क्या क्या चीजें मजेदार थी। शेरशाह सूरी ने ऐसे क्या क्या चीजें बनवाया, क्या क्या चीजें देखने को हमको आपको मिलता है। तो सबसे पहले जो शेरशाह सूरी की बात करें तो यहां पर क्या आता है कि अपने संक्षिप्त शासनकाल में, क्योंकि ज्यादा लंबा का शासनकाल था नहीं, तो यहां पे क्या लिखा कि अपने संक्षिप्त शासनकाल में शेरशाह सूरी ने कुछ स्मारकों का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में किला ए कुहना, पुराने किले का मस्जिद जिसको कहा जाता है, किला ए कुहना बनवाया था। किला ए कुहना यहां पर क्या करवाया था? उन्होंने निर्मित करवाया था। किन्होंने? आपके शेरशाह सूरी ने। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है किला ए कुहना। ये जो आप पढ़ रहे हैं एक्चुअली यही है किला ए कुहना, जिसको हम क्या कहते हैं? किले का मस्जिद कहते हैं। पुराने किले का मस्जिद के नाम से आज ये फेमस है। ये बाहर की इमेज है और ये इसके अंदर की इमेज, ये चीज है, मतलब इसके अंदर जब जाएंगे ना घूमने, ये कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। बनवाया। अच्छा, उसने पाकिस्तान में प्रसिद्ध रोहतास किले का भी निर्माण कराया। किसका किले का? रोहतास किले का निर्माण कराया। और अपने शासन को चिन्हित करने के लिए उसने अफगान शैली में पटना में शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण कराया था। कहां पर? पटना में शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण कराया था। ये दोनों इमेज में आपको बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से था और किस प्रकार से नहीं था, ठीक है। तो देखिए, एक यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट शब्दों में कि उसने पाकिस्तान में प्रसिद्ध जो रोहतास किले का निर्माण कराया। एक तो मैं आपको दिखाता हूं कि रोहतास किला कौन है। देखिए यहां पर आप देखेंगे ये रोहतास किला हुआ है, देखिए अब कितना बड़ा फैला हुआ है। यहाँ से एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस आप देख रहे हैं, ये पूरा रोहतास किला है। ये पूरा बनाया गया, देखो ये पूरा फैला हुआ है, ये पूरा एक बड़ा से भाग में पूरा रोहतास किला एक बनाया हुआ है जो पाकिस्तान में अवस्थित है। ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने, इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने, इसको बनवाया था। ये रोहतास किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये चीज आप ये चीज देख सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसके साथ साथ आप यहां पे देखेंगे क्या लिखा है? अपने शासन को चिन्हित करने के लिए उसने अफगान शैली में पटना में शेरशाह सूरी मस्जिद का निर्माण किया था। पटना में अफगान शैली में बनवाया था। ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद है जो शेरशाह सूरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। किस मस्जिद के नाम से? शेरशाह सूरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये तो बाहर से है, यही चीज यहां पर आप देखेंगे, ये चीज आपका अंदर से भी यहां पर, ये मस्जिद आप यहां से अंदर से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? तो ये जो आप देखें तो हमने कहा ये जो है ये रोहतास है, ये रोहतास किला है, ठीक है।
और इसकी बात करेंगे जो दो हैं ये शेरशाह सूरी मस्जिद है। ये शेरशाह सूरी मस्जिद निकल कर आ जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रोहतास किला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये तीन चीज तो यहाँ पर निर्मित कराया कि इन्होंने आपके शेरशाह सूरी ने। एक दिल्ली में किला ए कुहना बनवाया इन्होंने, किला ए कुहना। एक इन्होंने क्या बनवाया, रोहतास किला जो पाकिस्तान में है आज। एक शेरशाह सूरी जो पटना में बना, अफगानी शैली में है। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर बनवाया। अच्छा, यहीं तक ये नहीं रुके, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाई हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है, शेरशाह में ही लिखा है, ध्यान से देखिएगा, शेरशाह के ही शासनकाल में लिखा हुआ है कि उनका शासनकाल लोधी शैली की वास्तुकला की, लोधी वंश था आपका, बहलोल लोधी है ना, आपके इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी जो थे, तो उनका शासनकाल लोधी शैली की वास्तुकला की मुगल शैली की वास्तुकला की ओर संक्रमण का काल है। मतलब लोधी शैली और मुगल काल शैली के बीच की शैली को क्या कहा, संक्रमण। मतलब जब लोधी वंश की शैली खत्म हो रही थी, मुगल शैली समाप्त हो रही थी, तो उस बीच में थोड़ा सा स्पेस बचता है, उसको संक्रमण शैली कहते हैं। उसको इतिहास में संक्रमण काल भी कहा जाता है, उसको संधि काल भी कहा जाता है। जब किसी भी एक साम्राज्य का पतन हो रहा हो और दूसरे साम्राज्य का उत्थान हो रहा हो, तो उसके बीच का जो समय होता है उसको संक्रमण काल कहा जाता है, उसको संधि काल कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा, जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई, हड़प्पा सभ्यता 1750 ईस्वी के ईसा पूर्व में समाप्त हो जाती है, और 1500 ईसा पूर्व में आपकी वैदिक सभ्यता शुरुआत होती है। तो बीच का जो 250 वर्ष था उसको कहा जाता है संक्रमण काल, उसको संधि काल के नाम से जाना था। उस 250 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस जो भी चीजें छोटी छोटी हुई होंगी उसको संक्रमण। ऐसे शेरशाह सूरी को यहाँ पर क्या कहा गया कि उनका जो शासन काल था शेरशाह का, तो कैसा था, लोधी शैली की वास्तुकला की और मुगल शैली की वास्तुकला की और संक्रमण का काल था। उसने एक प्राचीन मौर्य मार्ग का निर्माण भी कराया था, याद रखिएगा, एक प्राचीन मौर्य मार्ग का पुनर्निर्माण और विस्तार कराया, और उसका नया नाम सड़क ए आजम, उन्होंने जो इसका नया नाम दिया, वो नया नाम क्या दिया उन्होंने, नाम दिया सड़क ए आजम नाम दिया, जिसको क्या कहा गया, महान सड़क कहा गया, जिसे बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया, यानी कि आपका जीटी रोड के नाम से जाना गया। उसने यात्रियों के लिए पर्याप्त सराय और पेड़ों की उपस्थिति सुनिश्चित की। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है उसके जन्म स्थल जो आपका सासाराम में बनवाया गया, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित और एक झील के किनारे स्थित है। शेरशाह के शासन काल में भी आपके सल्तनत युग की निर्माण परंपरा चलती रही। अकबर द्वारा 1556 में दिल्ली का तख्त ग्रहण करने के पश्चात मुगल कला और वास्तुकला का क्या हुआ, आपका स्वर्ण युग प्रारंभ हो जाता है, अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो ये है जीटी रोड, इस इमेज को आप देख रहे हैं, ये इमेज है प्यारे दोस्तों, जीटी रोड का इमेज है। ये देखेंगे तो ये रोहतास का किला जो मैंने आपको अभी दिखाया था कुछ समय पहले, रोहतास का किला है ये रोहतास का किला यहां पर है, ठीक है। और इसकी बात करेंगे हम, इसकी बात करिएगा आप, तो ये जो है ये शेरशाह का सासाराम है, जहां पर उनका मकबरा बनाया गया शेरशाह सूरी का। ये सासाराम है, ये आसपास आपको झील दिख रहा है, ये पानी की झील है चारों तरफ, ये बीच में बनाया गया सासाराम है, यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इनके शासनकाल में कुछ इतनी चीजें देखने को मिली। एक जीटी रोड इन्होंने पुनर्निर्माण कराया था मौर्य युग का, एक इन्होंने क्या बनाया, सासाराम बनवाया, एक रोहतास का किला बनवाया, एक शेरशाह सूरी मस्जिद बनवाया, एक यहाँ पर किला एक कुहना बनवाया। तो ये सारी चीजें किन्होंने बनवाई, शेरशाह सूरी ने बनवाते हैं। और इनके बाद सीधे हम पहुंच जाते हैं कहां पर, हमारे महान शासक जिनका नाम था अकबर, उनके शासनकाल में पहुंच जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने भी क्या क्या चीजें निर्मित कराई, ठीक है। तो शासन हम बात कर रहे थे अकबर की, तो अकबर के शासनकाल जो थे ये यहीं से आपके मुगल काल के स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अकबर से लेकर बहुत ज्यादा स्थापत्य, बहुत ज्यादा वास्तुकलाओं का क्या हुआ, यहाँ पर आपको नमूना देखने को मिलता है, प्रमाण देखने को मिलता है। शुरुआत अकबर के समय से बहुत ज्यादा लेवल पे की गई।
अब हम बात करते हैं कि अकबर के शासनकाल में ऐसी कौन कौन सी वास्तुकलाएं थी जो निर्मित हुई या प्रारंभ हुई, जिन्हें बाद में चलकर दूसरे इनके बेटों ने या दूसरे शासन में किसी शासक ने बनवाया होगा, उसको कंप्लीट कराया होगा। ये सारी चीजें हम अकबर के शासनकाल में देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है कि अकबर ने कला और स्थापत्य के विकास में गहरी रुचि ली, क्योंकि ये बहुत कला प्रेमी भी थे, है ना। और कला प्रेमी होने के साथ साथ सब काफी लंबे समय कार्यकाल तक इन्होंने शासन भी किया था। 1600 के आसपास, 1605 या 1602-3 के आसपास इन्होंने शासन भी किया था। 1556 से लेकर, एक अच्छा हेल्दी समय भी था। और यहां पर कहा गया कि अकबर के शासनकाल के दौरान निर्माण कार्यों की जो प्रमुख विशेषता थी वह क्या थी कि भैया इन्होंने क्या किया, इसके शासनकाल में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया। अच्छा, साथ उसने ट्यूडर आर्च यानी कि चतुष्कोणीय मेहराब का प्रयोग कराया। मेहराब तो आपको मैंने बता दिया, मेहराबदार शैली क्या थी। तो यहां पर क्या किया, चतुष्कोणीय कराया, चारों कोनों पे मेहराबदार शैली यहां पर देखने को मिलती का उपयोग भी प्रचलन किया। और अकबर के शासनकाल के दौरान किए गए कुछ प्रमुख निर्माण कार्य भी हैं। उनके शासनकाल में क्या क्या निर्माण कार्य किए गए वो हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा इमेज देख रहे हैं, ये अकबर के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इसलिए भी बहुत फेमस है कि ये इनके शासनकाल में बनवाया गया। अच्छा, अब इनके शासनकाल में क्या क्या बनवाया गया, अकबर के शासनकाल में ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर आता है कि सबसे पहला इन्होंने जो निर्मित करवाया आगरा का किला। सबसे पहला जो इनके शासनकाल में देखने को मिला वह मिला आपका प्यारे दोस्तों आगरा का किला देखने को मिलता है। किनके, अकबर के शासनकाल में आगरा का किला बनवाया। तो क्या कहा, यह अकबर के शासनकाल के दौरान आरंभ किए गए पहले निर्माण कार्यों में से एक था। सबसे पहला अकबर ने सबसे पहले जो कार्य शुरू करवाया स्थापत्य कला की, जो वास्तुकला थी, वो आपका आगरा का किला था। हालांकि इस किले के अंदर अब भी वर्तमान अधिकांश जो संरचनाएं हैं शाहजहां के शासनकाल, अधिकांश जो संरचनाएं हैं शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी। इन्होंने स्टार्टिंग तो कर दिया था, इनकी, लेकिन इसको कंप्लीट अंदर की बहुत सारी चीजें कि उनके बेटे शाहजहां ने क्या करवाया था के दौरान बनवाई गई थी। यहाँ के कुछ प्रमुख भवन है, यानी कि आगरा के किले के कुछ प्रमुख भवन है। जैसे आगरा के किले का एक प्रमुख भवन आपका मोती मस्जिद है। हम बात करें तो शाहजहां द्वारा बनवाया गया आपका दीन ए आम है, जिसको सार्वजनिक दर्शकों का हाल भी कहा जाता है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसके अंदर शाहजहां द्वारा बनवाया गया जो दीन ए खास था, यानी कि निजी दर्शकों का हॉल था। और जहांगीर महल, शीश महल भी तुर्की स्नान घर के जैसा बनवाया गया था यहाँ पर इसके अंदर, आगरा के किले के अंदर, जिसको शाहजहां ने बनवाया। सबसे पहले मोती मस्जिद बनवाया, फिर आपका दीन ए आम बनवाया, आपके दीन ए खास बनवाया। ठीक है, तो शाहजहां बनवाया गया, मोती मस्जिद हो गया, शाहजहां बनवाया गया, दीवान ए आम हो गया, दीवान ए खास हो गया, है ना, जहांगीर महल हो गया। और ये अलग से है ना, यहाँ से जहांगीर महल हो गया। और ये थोड़ा सा यहाँ से अलग है ना, एक कॉन्सेप्ट यहाँ से मैं अलग कर देता हूँ, ये अलग है, ये वाला, ये शीश महल अलग है, ये शीश महल यहाँ से अलग निकल कर आ जाता है। जो तुर्की स्नान घर था, शीश महल यहाँ से एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, ये अलग था शीश महल। इन सभी की इमेज आप देख लीजिए, इस सभी की इमेज यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। जैसे ये तो नाम से ही दिख रहा है, ये तो नाम से ही क्लियर है। आप देखेंगे तो ये किस तरह दिख रहा है, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल शीश महल की तरह दिख रहा है। ये जहांगीर महल है, ये दीवान ए खास है, ये दीवान ए खास है, ये दीवान ए आम है, ये जो आप देख रहे हैं ये दीवान ए आम है। ये जो देख रहे हैं आप, ये मोती मस्जिद है, ये जो आप देख रहे हैं ये मोती मस्जिद है, दोनों के दोनों। इनको एक कलर कर देता हूँ, ये मोती मस्जिद है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं ये दोनों, तो ये दोनों के दोनों क्या है, मोती मस्जिद। देख लीजिएगा, मोती की तरह दिखने वाला है, इसलिए इसको मोती मस्जिद नाम रखा गया, है ना। इसका नाम है दीवान ए आम। क्या रखा गया, दीवान ए आम। सार्वजनिक भवन था, क्या लिखा है, दीवान ए आम। जो है आम का मतलब आम जनता, याद रख लीजिए, तो सार्वजनिक दर्शकों का हाल था। दीवान ए खास, खास मतलब जो निजी लोगों का होगा। तो ये जो आप दिख रहा है ये दीवान ए खास है,
दीवान ए खास, देख लीजिए कैसे दिख रहा है। ये निजी लोगों का वो था, हॉल था, ये सार्वजनिक लोगों का हॉल था जहां पर सुनवाई हुआ करती थी। अकबर मूवी आपने देखी होगी, अकबर बैठता होता था, जो सार्वजनिक सुनवाई हुआ करती थी वो ये दीवाने आम में हुआ करता था। जो अकबर अपने पर्सनली नौरत्नों के साथ बैठता था वो दीवाने खास हुआ करता था। ठीक है, ये जहांगीर महल है, ये जहांगीर महल है। ठीक है, ये जो जहांगीर महल है इसकी भी नींव डाली गई थी अकबर के द्वारा, बाद में इसको बनवाया गया, कंप्लीट करवाया गया। ये मोती मस्जिद है या मोती महल कह लीजिए, माफ करेंगे शीश महल कह लीजिए, शीश महल पूरे शीशे से बना हुआ महल है, शीश महल। सभी ये आगरा फोर्ट में मिलता है, सभी ये आगरा के किले के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं सारी की सारी चीजें। तो ये नींव रखी गई आपके अकबर के समय। अच्छा, यहीं पे एक दूसरा पॉइंट निकल के आ जाता है कि किले के अंदर बगीचों को चार बाग शैली के अनुसार बनवाया गया था। चार बाग शैली मैंने आपको पढ़ाई थी दिल्ली सल्तनत के पहले, एक चार बाग शैली, तो चार बाग शैली के अनुसार बनवाया गया। अकबर इस किले के परिसर का उपयोग अपने हरम में 5000 से भी अधिक स्त्रियों के निवास स्थल के रूप में करता था। ठीक है, इस किले का है ना, अकबर इस किले का जो परिसर था ये आपने देख लिया है ना। और यहाँ पर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए फिर निकल कर आ जाता है, ये इंफॉर्मेशन बहुत खास है इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी है। क्या है, आपका लाइव फाउंडेशन बैच सेकंड लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम है आरंभ बैच, जो स्पेशली मध्य प्रदेश पीएससी के लिए लाया गया, प्री प्लस मेंस के लिए लाया गया है। और ये मार्च एंड सेल में बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। तो इफ यू वांट, यदि आपको लगता है कि इसको परचेस करना चाहिए, मुझे पीएससी मेंस जिसका प्री निकल गया और मेंस पढ़ना चाहते हैं, तो यू कैन यूज कोड MPPSC एंड गेट मोर डिस्काउंट ऑन दिस प्राइस। जो आपका 12,499 रुपए है, ये प्राइस मात्र 7,499 रुपए में मिल रहा है। प्री और मेंस दोनों का मिल रहा है, यानी कि अभी जो मेंस लिखने वाले उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, और जो प्री नहीं निकाल पाए हैं वो फिर से हमारे साथ जुड़कर प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। वैलिडिटी सेम है, कुछ भी बदलेगा नहीं। तो फटाफट इस बैच को परचेस कर लीजिए क्योंकि मार्च एंड सेल चल रहा है और ये वैलिड जो 31 मार्च 2025 तक रहेगा। इसके बाद ये बैच पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, मतलब ये प्राइस राशि हट जाएगी, फिर ये बढ़कर मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी डिस्काउंट चल रहा है तो इसको फटाफट जाके आप क्या कर लीजिए, परचेस कर लीजिए। यस, बिल्कुल, वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं। आगरा के किले के बाद जो दूसरा यहां पर देखने को मिलता है, ये मिलता है हमें फतेहपुर सीकरी। अकबर के द्वारा दूसरा जो बनवाया गया, ये बनवाया गया आपका फतेहपुर सीकरी बनवाया गया। तो देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी में क्या क्या चीजें देखने को मिली, क्या क्या चीजें मिली, अकबर के द्वारा बनवाया गया क्या क्या चीजें था। तो सबसे पहले लिखा है कि भारत इस्लामी वास्तुकला का मुख्य आकर्षण फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा एक नई राजधानी का निर्माण था। इन्होंने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी की थी, निर्माण था। इसे इतिहास में ठहरे क्षण के रूप में वर्णित किया गया क्योंकि यहाँ की इमारतें हिंदू और फारसी शैलियों का एक अद्वितीय मिश्रण को दर्शाता है। ये जिसको हमने कहा था इंडो इस्लामिक शैली, इंडो इस्लामिक शैली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, है ना, जिसको आपका भारतीय इस्लामिक शैली के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि प्राचीन काल की शैली के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को उठाकर उसमें कुछ नया फारसी शैली को ऐड करते, जैसे ऊपर गुम्मद बना देना या दीवारों को जालीदार बना देना, ये सब फारसी शैली का अपना वो था। उसको मिलाकर क्या बनाया गया, आपका इंडो इस्लामिक जो शैली निकल के आती वो बन जाता है। और यही नमूना अकबर ने भी क्या किया था, अपनाया था, और अपने शैलियों में अपनी जितनी भी वास्तुकलाएं थी उनमें क्या किया था, अपनाया था। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, एक्चुअली इस इमेज का नाम है बुलंद दरवाजा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है आपका इसका नाम है बुलंद दरवाजा, नाम है इस इमेज का, क्या नाम है, बुलंद दरवाजा निकल कर आ जाता। अब देखते हैं फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या क्या मिलता है। तो शहर के भीतर कुछ महत्वपूर्ण भवन इस प्रकार हैं। अब फतेहपुर सीकरी के अंदर बहुत सारे भवन बनवाए गए क्योंकि अब चूंकि राजधानी बन रही है तो सिर्फ एक महल तो बनेगा नहीं, एक पूरा शहर बसाया जाएगा, उसमें पूरे शहर बसाए जाते थे। तो फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हमको मिलता है यहाँ पर हमारा बुलंद दरवाजा, जिसको 1575 ईस्वी में गुजरात पर
अकबर का विजय उत्सव मनाने के लिए लाल बलुआ पत्थरों की 40 मीटर ऊंची भव्य संरचना के रूप में निर्मित किया गया था। यह विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। यह विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार, 40 मीटर बहुत होता है ना, प्रवेश द्वार है। तो सबसे पहले तो फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया गया? बुलंद दरवाजा बनवाया गया। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में ही दूसरा क्या बनवाया गया? शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण करवाया गया। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण कराया गया। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जिसे कब बनवाया गया? 1581 ईस्वी में कराया गया था। इसमें सफेद संगमरमर की जाली का काम किया गया है। सफेद संगमरमर की जाली काम, ये दीवारों पे जो जाली आप देख रहे हैं इसमें सफेद संगमरमर लगाए गए, तो सफेद संगमरमर की जाली का काम किया गया। इसकी दीवारों पर अरबी शैली में कुरान की आयतों को अंकित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुरान की आयतों को क्या किया गया? अंकित किया गया। और यह एक शाही परिसर में स्थित है, जिसमें बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद भी है। और 1606 ईस्वी में इसे जहांगीर द्वारा भी सजाया गया था। मतलब इसको और सजाने का काम किसने किया था? जहांगीर ने किया था। बनवाने का काम तो अकबर के शासनकाल में होता है, 1581 में किया गया था, ठीक है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी के अंदर फिर अगला मिलता है आपका एक पंचमहल मिलता है। पंचमहल मिलता है और एक आपका यहां पर आप देखेंगे पंचमहल के साथ साथ यहां पर दूसरा मिलता है, यहां पर जोधाबाई के महल, ठीक है। तो पंचमहल आप देखेंगे तो पंचमहल किस तरीके से दिखता है, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर पंचमहल जो है वो ये है, ये पंचमहल है। एक मिनट रुकिएगा, है ना। तो हमने कहा पंचमहल जो है एक 5 मंजिला भवन है। पंचमहल जो है एक 5 मंजिला भवन है। यह खंभों पर निर्मित है और फारसी बादगीर, जिसको विंड कैचर की अवधारणा से प्रेरित है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इमेज जो देख रहे हैं, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, लेट मी चेंज माय मार्कर। ये जो आप देख रहे हैं ये पंचमहल का नमूना दिखता है। किसका नमूना? पंचमहल का नमूना यहां पर देखने को मिलता है। देखिए 5 मंजिल की इमारतें, 1 2 3 4 5, मतलब ये पहली इमारत है। या देखेंगे पहला इमारत है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। 5 इमारती मंजिल यहाँ पर बनाने को देखने को मिलता है। ये कहा गया पंचमहल, ये भी अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर जो अकबर के शासनकाल में बनवाया गया, ये जोधाबाई के महल बनवाया गया, या जिसको अपन मरियम उज जमानी के महल में घंटियों और फूलों के सुंदर हिंदू भित्ति चित्र देखने को मिलता है यहाँ पर इस मंदिर में। मूवीज में भी देखा होगा आपने, एक छोटा सा उनके लिए महल बनवाया जाता है। मूवी में इतना डिटेल में नहीं बताया गया, अकबर मूवी में जो ऋतिक रोशन की मूवी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक भाग देखने को मिलता है। तो ये कहलाता आपका जोधाबाई के महल देखने को आपको मिलते हैं, जिसको मरियम उज जमानी के महल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें घंटियों की आवाज मिलती थी और फूलों के सुंदर हिंदू भित्ति चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भित्ति मतलब दीवारों पर चित्र देखने को मिलते हैं। अच्छा, इन्हीं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में एक बनाया गया आपका इबादत खाना। इबादत खाना बनाया गया जहां पर अकबर विभिन्न धर्म गुरुओं से चर्चा करने के लिए इस स्थल का प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे। ये है आपका, ये है इबादत खाना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये है इबादत खाना। और अगर नीचे आएंगे तो नेक्स्ट मिलता है हमको आपको ये चीज, जिसको कहते हैं पचीसी आंगन। क्या कहते हैं इसको? पचीसी आंगन कह देते हैं। जो क्या है? वह आंगन है जहां अकबर शतरंज खेला करता था। ये वह आंगन है जहां पर अकबर शतरंज खेला करता था। ये जो बीच में बना हुआ है, यहाँ पर भाई साहब शतरंज खेला करते थे अकबर महोदय, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? आपका पचीसी आंगन कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, इबादत खाना हो गया, पचीसी आंगन हो गया, जोधाबाई के महल हो गया जिसको मरियम उज जमानी कहा जाता है, पंचमहल हो गया आपका, शेख सलीम चिश्ती का हो गया मकबरा, है ना, बुलंद दरवाजे हो गए। ये सभी कहाँ मिलता है? फतेहपुर सीकरी के अंदर देखने को आपको मिलता है, और जिसको अकबर ने अपने शासनकाल में बनवाया था, जिसको अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान क्या करवाया था? कंप्लीट करवाया था। और एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपके साथ है कि विजय मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2025, जिसको एमपीएसआई के नाम से जाना जाता है, लॉन्च कर दिया गया। यानी कि मार्च एंड सेल, यानी कि वैलिड 31 मार्च तक ये वैलिड रहेगा। ये मतलब आपका ये एंड कोड जो ऑफर है ये आपका वैलिड रहेगा। इस बैच को फटाफट आप परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइस एक्चुअल में 3749 रुपए थी
और यदि आप एंड कूपन कोड यूज करते हैं देन यू विल गेट मोर डिस्काउंट और 3,333 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो कोई भी कोर्स आप खरीदिए, सभी मार्च एंड सेल में चल रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप उन कोर्स को फटाफट तरीके से परचेस करें, फटाफट तरीके से खरीद ले, ताकि आप अपने पढ़ाई को और सुनिश्चित कर ले जाए। इतनी बड़ी राशि भी नहीं है जितना हम परचेस नहीं कर सकते। चाहे इसकी ले लीजिए, एमपीपीएससी की ले लीजिए, चाहे आप फाउंडेशन बैच की ले लीजिए। अगर आप फाउंडेशन बैच ले लेते हैं तो सब कुछ कवर हो जाएगा एक तो उसमें। यदि आप सेपरेट पढ़ना चाहते हैं, एमपीपीएससी का सेपरेट पढ़ना चाहते हैं, एमपीएसआई का सेपरेट पढ़ना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर दिस स्लाइड। आप इस विजय को परचेस कर सकते हैं, इस विजय चल रहे अभियान को परचेस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें 31 मार्च को खत्म हो जाएंगी। 31 मार्च की रात के बाद से जब अप्रैल लगेगा तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर अपने एक्चुअल प्राइस में सारी चीजें मिलेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम गो टू वेबसाइट एंड परचेज दिस कोर्स फटाफट। और इसके बाद जो हमारा अगला सीरीज में जो अगला चैप्टर रहेगा, जो आपका लेक्चर रहेगा, वो रहेगा मुगल काल की वास्तुकला ही रहेगी। लेक्चर 2 रहेगा। पार्ट 2 की बात हम करने वाले हैं। पार्ट 2 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जानकारी रखने वाले हैं। और ऐसे ही आप सभी बने रहिए और ऐसे ही अपना स्नेह देते रहिए, अपना प्रेम देते रहिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टिल गुड डे। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। जाने से पहले फटाफट अच्छे बच्चों की तरह सेशन को क्या करके जाइए, लाइक करके जाइए। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसके पहले की सारी वीडियोस देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंशिएंट काल की भी वीडियोस मिल जाएंगी। मिडाइवल की जितने 3 लेक्चर हो चुके वो भी आपको हमारे प्लेलिस्ट पे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और फिर से मैं वही कहूंगा, जाने से पहले अंतिम तारीख चल रहा है, अंतिम मंथ चल रहा है मार्च का। तो अभी ये जो कोर्स इतने कम प्राइस में मिल रहा है ये दोबारा नहीं मिलेंगे। तो आपको लगता है कि मुझे परचेस करना चाहिए तो फटाफट आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लियर है? यस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।